नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आजकल इंडियन पॉलिटिक्स में हर छोटे बड़े मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राय रख रही हैं, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की हो, जब बात इंडियन आर्मी की हो, तो क्या इसे पॉलिटिकल डिबेट से दूर नहीं रखना चाहिए? यही मुद्दा उठाया इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आर्मी को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। ये स्टेटमेंट उन्होंने तब दिया जब उनसे राहुल गांधी के उस कमेंट पर सवाल पूछा गया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि चाइनीज फोर्सेस इंडिया की टेरिटरी में घुस आए हैं, और इस बात को खुद आर्मी चीफ ने माना है। अब सवाल उठता है कि जनरल द्विवेदी का ये बयान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे कई रीजंस हैं जो आपको समझने चाहिए। पहले तो ये समझिए कि एक आर्मी चीफ के लिए कितना सेंसिटिव होता है पॉलिटिकल मुद्दों पर कमेंट करना। आर्मी चीफ का काम देश की सीमाओं की रक्षा करना होता है, ना कि पॉलिटिकल डिबेट्स में शामिल होना। इसलिए जनरल द्विवेदी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो आर्मी को पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस पॉलिटिकल मुद्दे का जवाब ट्वीट करके दे दिया है और डिफेंस मिनिस्ट्री भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। लेकिन ये मुद्दा आखिर शुरू कैसे हुआ? राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि चाइनीज फोर्सेस अपनी टेरिटरी में घुस आई हैं, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आर्मी चीफ का रेफरेंस दे दिया। इसके तुरंत बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस स्टेटमेंट को झुठला दिया और कहा कि आर्मी चीफ ने जो भी कहा था वो सिर्फ ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग के डिस्टरबेंस के बारे में था, जो अब वापस अपनी पुरानी पैटर्न पर आ गया है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि जो डिसएंगेजमेंट हुआ था उसके बाद दोनों देश अपने ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग प्रैक्टिस वापस से फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन इस बात पर था कि आर्मी चीफ का स्टेटमेंट पॉलिटिकल एंगल से देखा गया, जो कि शायद उनका मकसद नहीं था। जनरल द्विवेदी ने अपने स्टेटमेंट में सिर्फ यही समझाने की कोशिश की थी कि इंडो चाइना बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट कैसे बढ़ा है। उन्होंने क्लियर किया कि हमने अपनी तरफ कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर कब्जा नहीं किया, बल्कि हमने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंफर्टेबल बनाया है। इसका मतलब है कि जहां हम पहले पेट्रोलिंग करते थे वहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वहां पहले से ज़्यादा तैयार हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि जब सोल्जर्स की संख्या बढ़ती है तो उनके लिए रोड, ट्रांसपोर्ट, रहने की जगह और राशन के अरेंजमेंट्स भी बढ़ाने पड़ते हैं। ये वही चीज़ है जो चाइना भी कर रहा है। दोनों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ताकि उनके सोल्जर्स वहां आराम से रह सकें, ज़रूरत पड़ने पर तैयारी के साथ एक्शन ले सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने या चाइना ने किसी तरह से किसी एरिया में कब्जा कर लिया हो। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी ने आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया? क्या उन्होंने इस सेंसिटिव इशू को पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज किया, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस इशू को कम करके दिखाने की कोशिश की है? ये सवाल लॉजिकल भी है और ज़रूरी भी है, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये समझना है कि आर्मी का पॉलिटिकल मुद्दों से दूर क्यों रखना चाहिए। अगली खबर की बात करें तो एचएएल ने अपने कैट्स वॉरियर को पेश किया है एरो इंडिया 2025 में, जो लगभग 2 टन का लॉयल विंगमैन यूसीएवी है। इस यूसीएवी का उद्घाटन इस साल के आखिरी तक होने की उम्मीद है, और ये तेजस और SU-30 MKI जैसे मैंड फाइटर के साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। लेकिन इवेंट के दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई जो ज़्यादा चर्चा में नहीं आई है। एचएएल एक और बड़े स्ट्राइक यूसीएवी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है जिसे कैट्स वॉरियर 2 कहा जा रहा है। ये नया वर्जन 13 मीटर लंबा होगा और इसका ऑल अप वेट लगभग 5 टन होगा। ये ट्विन HTFE 25 टर्बोफैन इंजन से पावर्ड होगा, जो हर एक इंजन 25 किलोन्यूटन का थ्रस्ट देगा। कैट्स वॉरियर 2 में ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी होगी, जो 1000 kg से भी ज़्यादा हो सकती है। ये बढ़ी हुई कैपेसिटी उसे ज़्यादा पावरफुल और डाइवर्स वेपन्स ले जाने में सक्षम बनाएगी। लेकिन एचएएल ने स्पष्ट कर दिया है कि कैट्स वॉरियर 2 अभी डिजाइन फेज में है और इसमें कुछ फाइनल प्रोग्रेस आने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। अभी फोकस छोटे कैट्स वॉरियर के कैपेबिलिटीज को प्रूव करने पर है, जो इस साल अपनी पहली उड़ान भरने वाला है। कैट्स वॉरियर 2 का डिजाइन ऐसा है जो इसे एक मिनी फाइटर बॉम्बर जैसा बनाता है, जो न सिर्फ भारी वेपन्स ले जा सकता है बल्कि एडवांस सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स भी कैरी कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कैट्स वॉरियर 2 इंटरनेशनल स्ट्राइक यूसीएवी जैसे यूएस के XQ-58 वेलकैरी या रशियन ऑक्टोनिक को टक्कर दे सकता है। लेकिन एचएएल का फोकस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर है, जो इसे यूनिक बनाता है। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो भारत अब यूएस से F-35 लाइटनिंग II स्टील फाइटर जेट्स लेने पर विचार कर रहा है। ये डील
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के तहत हो सकती है, जैसे पहले राफेल जेट्स फ्रांस से खरीदे गए थे। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, जैसे स्ट्रिक्ट यूएस टेक्नोलॉजी सेफगार्ड्स और एयरक्राफ्ट की संख्या भी सीमित होगी, जो 2 से 3 स्क्वाड्रन तक हो सकती है। लेकिन F-35 की डिलीवरी जल्दी नहीं होगी, ये 2029 के बाद ही आनी शुरू हो सकती है और 2 स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल होने में 3 से 4 साल और लग सकता है। ये इसलिए भी विचार किया जा रहा है क्योंकि भारत के इंडिजिनस AMCA प्रोग्राम 2029 तक पहली फ्लाइट और 2034-35 तक प्रोडक्शन शुरू करने की उम्मीद है। F-35 की डील भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल पे होगी, जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग को बाईपास करेगी और डायरेक्टली दोनों सरकारों के बीच नेगोशिएशन होगा, जो प्रोसेस को फास्ट करेगा और प्राइसिंग को यूएस आर्म्ड फोर्सेस के साथ पेरिटी में रखेगा। लेकिन लॉकहीड मार्टिन के प्रोडक्शन बैकलॉग की वजह से डिलीवरी में देर हो सकती है, क्योंकि वो पहले से यूएस, नाटो अलाइज और इंडो पैसिफिक पार्टनर्स के ऑर्डर पूरे कर रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो कोलकाता बेस्ड टेक्नोलॉजी फर्म ड्रोन्स टेक लैब ने आईडेक्स अदिति एडिशन 1.0 चैलेंज जीता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक इनिशिएटिव है। इसमें रैप्टर यूएवी को शोकेस किया गया, जो एक हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन है और इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। रैप्टर यूएवी MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ इंटीग्रेट हो सकता है और इसकी रेंज 40 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये ड्रोन्स इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनेसेंस रोल्स में यूज होगा और इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड हेड है, जो प्रिसाइज टारगेट एक्विजिशन में मदद करेगा। रैप्टर यूएवी GPS डिनाइड एनवायरनमेंट्स में भी ऑपरेट कर सकता है और इसमें पायलट इन द लूप कंट्रोल है, जो पायलट्स को रियल टाइम वीडियो फीड्स प्रोवाइड करता है। रैप्टर यूएवी की टेक्निकल स्पेक्स में 92 kg का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, 115.3 किलोमीटर पर आवर की क्रूज स्पीड और 7000 मीटर की सर्विस सीलिंग शामिल है। अगली खबर की बात करें तो HAL ने एरो इंडिया 2025 में HAL-FT42 के बारे में अपडेट दिया। ये नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ट्रेनर जेट एरो इंडिया 2023 में शोकेस किया गया था, लेकिन इस बार इसे इवेंट में नहीं दिखाया गया। HAL-FT42 अभी डिजाइन और फीचर्स में रिफाइनमेंट से गुजर रहा है और इंडियन एयरफोर्स के फीडबैक के हिसाब से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। HAL-FT42 एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है, जो ट्रेनिंग और कॉम्बैट दोनों रोल्स में यूज हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स इसे स्टेज 3 ट्रेनिंग के लिए यूज करना चाहती है और इसमें एडवांस वेपन जैसे SRAM और अस्त्र मिसाइल इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। HAL ऑफिशियल्स ने बताया HAL-FT42 कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन प्रोग्राम के लिए एक मदरशिप की तरह काम कर सकता है। HAL-FT42 का इंजन सिलेक्शन अभी फाइनल नहीं हुआ है और इसकी रोल आउट अर्ली 2030 तक हो सकती है। ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के मैंड अनमैंड टीमिंग कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करेगा, जिसमें HAL-FT42 और कैट्स वॉरियर एक साथ काम करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जो बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।